एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस आज हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड शुरू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोजन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, नॉट हाइड्रोजन, हमने वाटर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और आज गाइस हेडिंग डाल लीजिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस पर से आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह के अंदर वो चीज आएगी, सीखेंगे, बढ़िया तरीके से सीखेंगे। वीडियो पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, तब मजा आएगा। तो गाइस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर मैं बात करूं तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि आपका H2O2 is present in very minute quantity। कैसी क्वांटिटी? माइन्यूट का मतलब बहुत कम, बहुत छोटी क्वांटिटी में। इट इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी इन वाटर, इन ice, in air and even some fruit juices। कुछ जो फ्रूट जूसेस होते हैं उसके अंदर भी ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में होता है। इतना कि आप इसको ट्रेसेस क्वांटिटी में बोल सकते हो, जो हमको ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। दूसरी खास बात मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए किया जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। फॉर द फर्स्ट टाइम लुइस जे थेनार्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको प्रिपेयर किया था, प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्रिपेयर्ड H2O2। और इन्होंने प्रिपेयर कैसे किया था? फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ बेरियम पेरोक्साइड विद एसिड। हम ये केमिकल रिएक्शन आगे पढ़ेंगे भी, हम इस केमिकल रिएक्शन की पूरी बात करेंगे। और ये केमिकल रिएक्शन लुइस जे थेनार्ड ने करी थी। क्या चीज समझ में आ गई? तो अब हम लोग गाइस यहाँ पर इस पूरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में बात करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं मेरे प्यारे बच्चों को बोलूंगा कि आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Let's start and talk about hydrogen peroxide, preparation of hydrogen peroxide। Now मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली प्रिपरेशन जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है लेकिन हमें इसे करनी है, that is called as मर्क्स प्रोसेस। एक मर्क्स प्रोसेस होती है। इस मर्क्स प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप बड़े आराम से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस लेबोरेटरी लेवल पर की जाती है, मतलब ये इंडस्ट्रियल लेवल पर इस्तेमाल ना करते हुए आप इसको छोटे मोटे लेवल पर कर सकते हो। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आपको बनाना है छोटे लेवल पर तो मर्क्स प्रोसेस सबसे बेस्ट है। क्या करना होता है? इसके लिए आप लोगों को सोडियम पेरोक्साइड का इस्तेमाल करना होता है। आपको यहां पर आपके सोडियम पेरोक्साइड का इस्तेमाल करना है और सोडियम पेरोक्साइड का ट्रीटमेंट करना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो गाइस यहां पर क्या होगा, SO4 जिस पर -2 चार्ज है, वो यहां से दो सोडियम लेकर Na2SO4 सोडियम सल्फेट नाम का सॉल्ट बना के बाहर निकल जाएगा। और यहां पर बचा हुआ H2 और यहां पर बचा हुआ O2 कंबाइन होकर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाकर दे देंगे। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है इसे Na2SO4 से सेपरेट किया जा सकता है। इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वैक्यूम डिस्टिलेशन। मेरे प्यारे बच्चों, वैक्यूम डिस्टिलेशन नाम की प्रोसेस से आप आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अलग कर सकते हो। और दूसरी खास और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो H2O2 बनेगा इस बेसिकली 30% H2O2। अब ये 30% H2O2 क्या होता है इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन हम कब? जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का
कॉन्सेंट्रेशन, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी पावर निकालना सीखेंगे, तब हम इसकी बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को इसकी बात करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गए मेरे लाडले बच्चों? तो क्या आप लोगों को मर्क्स प्रोसेस क्लियर हो गई? पहली प्रोसेस क्लियर हो गई? चलिए इस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मर्क्स प्रोसेस रब करने के बाद हम यहां पर सेकेंड प्रोसेस की तरफ चलेंगे, जो आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर भी अब दे रखा है। अब हम लोग उसकी तरफ चलना स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से मेरे लाडले बच्चों टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है? चलिए ग्रेट। अब हम गाइस सेकेंड प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, जो कि बेरियम पेरोक्साइड से। एनसीईआरटी में इसको एक ही दे रखा है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ और भी चीजें पढ़ा देता हूं, क्योंकि क्या होगा जब आप कोई एक्स्ट्रा चीज लिखकर आते हो तो स्कूल वाला भी इंप्रेस्ड होता है कि अरे वाह यार अच्छा लिख रहा है, बढ़िया लिख रहा है। और कभी स्कूल वाला बोले कि अरे ये तो होता ही नहीं है, तो आप बोलना बे बिड़ू होता है, तेरे को नहीं मालूम। फिर तुम्हारे टीचर बोलेगा स्कूल का कि ये कैसे होता है, तुमको किसने पढ़ाया? तो आप उनको बोलना कि ये मैं कर लेता हूं, आप जब तक ड्रीम 11 पे टीम बना लो, ये मैं कर लेता हूं, आप इसकी चिंता छोड़ दो। क्योंकि मैं जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं और उसके लिए हमेशा एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा आप लोगों को एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। एक्स्ट्रा चीजें हमेशा पता होनी चाहिए। तो आप अपने टीचर्स को कह सकते हैं कि आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो, ये मैं कर लेता हूं। पहला, ट्रीटमेंट ऑफ बेरियम पेरोक्साइड विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका पहला प्रिपरेशन होता है, ठीक है ना? सो बेरियम पेरोक्साइड को आपने उठाया BaO2। गाइस हमेशा ध्यान रखना बेरियम पेरोक्साइड कैसे लिखा जाएगा, BaO2। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है मेरे लाडले बच्चों कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन पर हमेशा -1 चार्ज होता है, मैंने आपको हमेशा सिखाया है। और बेरियम क्योंकि ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, इस पर +2 चार्ज होता है। तो एक बेरियम के साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़ना कंपलसरी है। दैट इज व्हाई बेरियम पेरोक्साइड BaO2 होता है। वरना काफी बच्चे बोलते हैं कि सर पेरोक्साइड तो जैसे Na2O2 होना चाहिए, H2O2 होना चाहिए, तो हम यहाँ पर पेरोक्साइड पहचान जाएंगे। ये पेरोक्साइड है, कैसे पहचानेंगे? तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। बेरियम का आप सबको पता है कि +2 होता है, बेरियम का +2 होता है, तो इसको 2x मान लो, तो ऑटोमेटिकली इस पर -1 आ जाएगा, तो ये पेरोक्साइड है। तो जब आप बेरियम पेरोक्साइड का ट्रीटमेंट CO2NH2O के साथ करेंगे, तो देखिए प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा। यहां पर ये बेरियम इस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक वीक एसिड की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहां पर बना लेगा BaCO। अब 2 ऑक्सीजन तो ऑलरेडी यहां पर है, ये एक ऑक्सीजन पेरोक्साइड में से तोड़कर CO3 बेरियम कार्बोनेट बना लेगा। अब यहां पर क्या बचा? अब यहां पर H2O बचा और ये बेरियम पेरोक्साइड में से एक ऑक्सीजन के इधर जाने की वजह से एक ऑक्सीजन और बचा, तो ये तुमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाकर दे देगा। तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो मेरे लाडले बच्चों ये होती है। दूसरी होती है ट्रीटमेंट ऑफ बेरियम पेरोक्साइड, ट्रीटमेंट ऑफ बेरियम पेरोक्साइड ऑक्टाहाइड्रेट विथ एसिड। विथ एसिड या ऐसा भी किसी किसी किताबों में लिखा जाता है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय एसिडिक बेरियम पेरोक्साइड। ट्रीटमेंट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्रॉम एसिडिक बेरियम पेरोक्साइड। बात एक ही है, हम एसिड के साथ इसका ट्रीटमेंट करते हैं। नाउ गाइस बेरियम ऑक्साइड ऑक्टाहाइड्रेट बोले तो 8H2O। जब आप इसका ट्रीटमेंट H2SO4 नामक एसिड के साथ करते हैं, तो आप लोग सब जानते हैं कि बेरियम पर +2 चार्ज होता है और यहां पर SO4 पर -2 चार्ज होता है। तो ये +2 इस -2 के साथ मिलकर फटाक से बना लेगा BaSO4, एक सॉल्ट बनाकर अलग हो जाएगा। ये जो ऑक्टाहाइड्रेट के मॉलिक्यूल है ये एज इट इज बाहर हो जाएंगे। अब यहां पर क्या बचा? अब यहां पर बचा H2 और यहां पर बचा O2। तो ये H2O2 मिलकर यहां पर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे देगा। एंड गाइस याद करो इस टॉपिक की शुरुआत में मैंने कहा था कि लुइस जे थेनार्ड इन्होंने जिस मेथड से पहली बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया था वो यही मेथड है। क्या मेरे प्यारे बच्चों को, क्या मेरे बुलबुलों को
ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही है क्या? इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओहो, नोट करो नोट करो। ओहो शिट अरे यार शिट गाइस, दो प्रॉब्लम हो गई। पहला कि मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी, तो आपको शायद ये जो अभी इसके पहले थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा है इसमें आपको ऑडियो क्वालिटी खराब रहेगी, अब बेटर हो जाएगी। तो रियली सॉरी, शुरू के कुछ देर आपको ऑडियो क्वालिटी खराब मिल सकती है, मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो के अंदर। एंड दूसरा, मोबाइल गिर गया था तो सब उथल पुथल हो गया आज, पता नहीं कहाँ माइंड है, थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी जब आप कमेंट्स पढ़ते हो। तो कमेंट्स में कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप रटवा रहे हो, गो टू दिस फैकल्टी, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर कोई कहते हैं कि अरे अपने आप को उससे मत कंपेयर करो। तो भैया मैं अपने आप को ना तो किसी फिजिक्स वाले से कंपेयर कर रहा हूँ, ना मैं अपने आप को किसी वेदांतु वाले से कंपेयर कर रहा हूँ। भाई वो लोग उनका पढ़ा रहे हैं, मैं मेरा पढ़ा रहा हूँ। एटलीस्ट मैं कोई पेड कोर्सेज लॉन्च थोड़ी कर रहा हूँ, है ना, या मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे थोड़ी पढ़ा रहा हूँ जहाँ की फीस 80-90 हज़ार रुपये, ना मैं आपसे कुछ चार्ज कर रहा हूँ। बट स्टिल दीज गाइज डोंट नो कि इनको क्या मजा आता है हेट फैलाने में। पता नहीं इनको क्या मजा आता है कि दो टीचर्स को कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, जिस दिन मूड अच्छा रहता है उस दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन जिस दिन मूड खराब रहता है और ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं तो उस फैकल्टी के बारे में भी शायद गलत निकल जाता है। फिर उससे भी माहौल बनता है कि इस टीचर ने उस टीचर को खराब बोला, बल्कि हम दोनों तो एक दूसरे से कभी बात भी नहीं करे, ना हमने कभी उसके वीडियो देखे, ना कभी उसने हमारे वीडियो देखे। सो वी डोंट नो ईच अदर, वी नेवर टॉक अबाउट ईच अदर, वी नेवर सॉ ईच अदर्स वीडियो। इस वाले तुम लोग कंपेयर करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई। वो होता है ना, अगर सभी की थिंकिंग मालिक और सभी की थिंकिंग अगर हायर लेवल की हो गई तो फ्यूचर में चल के तुम्हारे घर में नौकर का काम कौन करेगा, वो बोलते हैं ना। तो ये जो हेटर्स, ये जो लोग हेट फैलाते हैं, इनका आगे चल के यही हश्र होना है। ये जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छी बात करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं, जो फालतू की टीचर्स को कंपैरिजन में नहीं जाते, तो हमेशा आगे चल के सक्सेस होते हैं। और ये जो हेटर्स फैलाते हैं, फिर ये उनके नीचे काम करते हैं और फिर उनके बारे में हेटर्स फैलाते हैं और फिर कंप्लेन भी करते हैं इंडिया गवर्नमेंट से कि इंडिया में जॉब नहीं है, इंडिया में ये नहीं है। पर तुम खुद को देखो ना, तुम डिजर्व करते हो क्या ये चीजें? करते ही नहीं हो। चलो यहां तक लिख लिया प्यारे बच्चों। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला था, बेरियम ऑक्साइड, ये प्रोसेस का प्यारे बच्चों एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? देखो वैसे तो अच्छी प्रोसेस है, कोई परेशानी नहीं है, काफी जगह यूज होती है, बट इसका लिमिटेशन क्या है मेरे गुलगुलो? इसका लिमिटेशन ये है कि यहां पर जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपेयर होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास में Ba डाई पॉजिटिव अपने पेरोक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है, दूसरा इस सॉल्यूशन में आपका एसिड प्रेजेंस है। तो ये दोनों चीजें आपके H2O2 के डीकंपोजिशन को भी क्या करती है? कैटेलाइज करती है। इट कैटेलाइजेस द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसीलिए इस मेथड से बनने वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, ज्यादा देर तक के लिए आप इसे स्टोर नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस मेथड का ये एक लिमिटेशन होता है, और इसीलिए इसके ऊपर वाली मेथड, यहां से जो आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया है, इसमें ये वाला लिमिटेशन नहीं होता। इसमें ये वाला लिमिटेशन ना होने की वजह से इसको ज्यादा यूज किया जाता है स्टोरेज पर्पस के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। दो केमिकल रिएक्शन यहां पर मेरे लाडले बच्चों की समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब मैं तुमको बोलता हूं कि सर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रहा हूं और मैं ये नैपकिन उठाने आता हूं पोंछने के लिए, या तुमको टाइम देता हूं तो बच्चे कहते हैं आप जाके साइड में बुक देख लेते हो। मतलब कितनी ज्यादा बेवकूफी मचा रखी है यार इन लोगों ने। मतलब तुम उनको नहीं बोलते हो जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, उनके तो सामने सब कुछ लिखा रहता है, तो वो चीटिंग नहीं कर रहे हैं,
वो चीटिंग नहीं कर रहे होते हैं, वो सही पढ़ा रहे होते हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, है ना। और मैं बिल्कुल एक एकदम प्रॉपर आपको क्लासरूम इन्वायरमेंट देने की कोशिश करता हूँ। और अगर मैं बाहर से नैपकिन उठा के ला रहा हूँ, या अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि भाई देख लो, तुमको मालूम अपना कैमरा जल्दी बंद हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा अगर चेक कर लेता हूँ तो उसको लगता है कि चोमू को क्या लगता है कि मैं बाहर जाके देख रहा हूँ। एंड देन अगेन ही कम्स टू मी एंड दूसरे वीडियोस में कहता है कि सर मैं तो आपसे पूरा मई 2021 तक पढ़ूंगा। और अगले वीडियो में कमेंट कर रहा है कि इनसे मत पढ़ो, गो टू दैट चैनल, वो वेदांतु वाले जो वो कौन से सर हैं उस पर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, डोंट नो, उनके पास जाके पढ़ो। दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी, फिर क्या बेवकूफ़ी बोलते हैं इसको, प्योर बेवकूफ़ी, शेयर बेवकूफ़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूँ मैं। प्रिपरेशन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अब हम लोग ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे होती है। देखिए गाइस, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो होती है, इट इज डन बाय यूजिंग 50% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। आप इसके अंदर क्या यूज करते हैं, आप 50% H2SO4 का जो सॉल्यूशन है आप लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। यू विल यूज 50% H2SO4 सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस में आप प्योर इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखिए, आप इलेक्ट्रोलाइटिक चेंबर में पहले H2SO4 को डालिए, तो यहां पर H2SO4 का आयोनाइजेशन होगा और ये आयोनाइज होकर बनाएगा H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ क्योंकि ये कैटायन है, ये किसकी तरफ भागेगा, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ऑब्वियसली ये कैथोड की तरफ भागेगा। तो यहां पर आप मान लो कि मैंने इसके H पॉजिटिव के 2 मोल्स को वहां पर बुलाया कैथोड पर, मतलब आपने यहां पर 2 मोल्स ऑफ H2SO4 लिया, उससे 2 प्रोटॉन बने और उससे 2HSO4 बने। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2H पॉजिटिव बने। एनोड पर कौन पहुंचा, एनोड पर 2 मोल्स ऑफ HSO4 नेगेटिव पहुंचा। एनोड पर इसने क्या करा, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आए और ये हाइड्रोजन गैस बनके केमिकल रिएक्शन से बाहर चला गया। अब इसकी कोई भी जरूरत हमें नहीं है। नाउ HSO4 ने जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 HSO4 होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो HSO4 कंबाइन हो गया और क्या बना लिया, H2 क्योंकि 2 है, S2 क्योंकि 2 है, एंड O8। ठीक है, H2 S2 O8 बना लिया। क्या यहां तक की चीज क्लियर हो रही है मेरे प्यारे बच्चों को, यहां तक की चीज क्लियर हो रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? पक्का 100% क्लियर? चलिए ग्रेट। तो गाइज ये बन गया आपका पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। अब गाइज ध्यान रखना, ये केमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी में थोड़ी अलग तरीके से दे रखी है, तो मैं इसको एग्जैक्ट तरीके से पढ़ा रहा हूं, आराम से इसको देखना। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, आयोनाइजेशन हुआ। सेकेंड स्टेप में आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। अब तीसरे स्टेप में आप करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। अब आप तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। लेकिन हाइड्रोलिसिस भी 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा। तो ये जो तुम्हारा पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड है H2S2O8, जब एक बार पानी के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा तो H2 और H2 मिलकर बना लेंगे H2SO4 प्लस एक बन जाएगा H2SO5। आप देख लीजिए यहां पर, आप यहां पर देख लीजिए, क्या मैंने सही लिखा? नहीं, 8 और 1 9, बिल्कुल सही लिखा। हाँ ठीक है, 5 और 4 9, 9 ऑक्सीजन हो गए, डन। 8 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, 9 ऑक्सीजन क्लियर हो गए। 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन क्लियर। 2 सल्फर, 1 और 1 इधर, वेरी गुड। ये हो गया आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस। नाउ पार्शियल हाइड्रोलिसिस के बाद आप इसका फुल्ली हाइड्रोलिसिस करेंगे, या इसको ऐसा फुल्ली नहीं लिखते केमिस्ट्री में, इसको लिखते कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। नाउ यहां पर क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में ये तो सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड वापस से स्टेप नंबर 1 में जाकर आयोनाइज होगा,
इलेक्ट्रोलिसिस में जाकर हाइड्रोजन छोड़ेगा और पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, तो ये वापस पीछे चला गया। इसीलिए इंडस्ट्रियल लेवल पर की जाती है, क्योंकि इसमें यील्ड जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। भाई यील्ड हाई होगी तभी तो मजा आएगा। तो आपका H2SO4 वापस ऊपर चला गया, नीचे आ रहा है, तब तक आप H2SO5 से बातचीत कर लो। ये H2SO5 का फिर आप जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब रिएक्शन विद वाटर, तो अब यहां पर क्या होगा देखो, अब यहां पर ये H2 ये S और ये O5 में से O4 यहां आ जाएगा, यानी फिर सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ये और ये वापस से ऊपर जाएंगे, देखो 2 मोल्स बने, ये 2 मोल्स ऊपर जाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, और ये बन के वापस रिएक्शन में आ जाएंगे। समझ रहे हो? और अब यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा H2, एक O यहां बचा और एक ऑक्सीजन यहां से निकला, तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। और ये प्रोसेस लगातार चलती जाएगी, फिर ये ऊपर जाएंगे, बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। मतलब आपको क्या करना है एक्चुअली, अब जो पानी है ये पानी को पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो और ये एसिड को बार बार रिसाइकल कर रहे हो। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये एसिड पानी को हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देता है और बाकी निकल के वापस ऊपर चला जाता है सेम रिएक्शन करने के लिए। तो ये प्रोसेस लगातार चलती जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। और इस तरीके से आप इंडस्ट्रियल लेवल पर बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसको देख लीजिए इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और सिखा दूं, इन लेबोरेटरी अगर आपको D2O2 बनाना है, मतलब ड्यूटेरियम पेरोक्साइड, जैसे H2O2 होता है ना, वैसे D2O2, यहां पर हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप आ गया, ड्यूटेरियम वाला। तो ड्यूटेरियम पेरोक्साइड अगर आपको लेबोरेटरी लेवल पर बनाना है, तो बस यहां पर आपको H2S2O8 की जगह, यानी पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड की जगह H2S2O8 का ट्रीटमेंट जब आप लोग हैवी वाटर के साथ करोगे, यानी H2O की जगह आप लोग यहां पर D2O इस्तेमाल करोगे। ठीक है? और इन प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल वाटर, यानी नॉर्मल वाटर भी आपको लेना पड़ेगा। तो यहां पर आपको मिलेगा KHSO4 के 2 मोल्स। तब देखो 2 सल्फर आ गए, हाँ, 8 ऑक्सीजन भी आ गए, हाँ, 2 पोटेशियम भी आ गए, हाँ, 2 हाइड्रोजन जो आए वो कहां से आए, इस वाटर से। तो ये वाटर का ऑक्सीजन इस हेवी वाटर के साथ में कंबाइन होकर D2O2 यानी कि आपको ड्यूटेरियम पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करके देगा। तो लेबोरेटरी लेवल पर आप लोग इस प्रकार K2S2O8 का इस्तेमाल करके भी आप लोग केमिकल रिएक्शन कर सकते हो। बहुत इजी मेथड है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इंडस्ट्रियल लेवल प्रिपरेशन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, करें अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ग्रेट। चौथी इज द लास्ट केमिकल रिएक्शन, जो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में दे तो रखी है, पर ना उसका शायद स्ट्रक्चर वगैरह नहीं दिया हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ जहां तक मुझे याद है कि नहीं आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटो ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आपके पास में 2 इथाइल क्या होता है, यहां C2H5, दैट इज 2 इथाइल, एक OH यहां और एक OH यहां। इस कंपाउंड को बोलते हैं 2 इथाइल एंथ्रा क्विनॉल। इस 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल को जब आप लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिंपल हवा में छोड़ देते हो, ये ऑटो ऑक्सीडाइज हो जाता है। खुद का ही ससुरा क्या कर लेता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है। और ऑक्सीडेशन कैसे करता है, देखो ऑक्सीजन का O2 इसके 2 हाइड्रोजन को लेकर H2O2 बन के हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन के बाहर निकल जाता है। तो अब क्या होता है,
जानी अब वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। यहां लगता है डबल बॉन्ड ओ, यहां लगता है डबल बॉन्ड ओ, तो अब ये कंपाउंड चेंज हो जाता है इन 2 इथाइल एंथ्रा क्विनोन के अंदर NONE, क्योंकि यहां पर ये कीटोन ग्रुप आ गया। तो ये भी एक आपके पास में अच्छी प्रोसेस है जिसमें कि आप लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो गाइज यहां पर आपकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है, इसको नोट कर लीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाना। फटाफट से इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। ओके चलिए अब हम आगे चलते हैं और गाइज फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। गाइज फिजिकल प्रॉपर्टी में ही मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। आप देखना एनसीईआरटी के अंदर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में पॉइंट लिखा हुआ दिखेगा कि मार्केट में 30% H2O2 को 100 वॉल्यूम्स के नाम से बेचा जाता है। तो ये वॉल्यूम्स का क्या कनेक्शन है, ये परसेंटेज का क्या कनेक्शन है, हम लोग वो सीखेंगे। बट पहले कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रही मेरे प्यारे बच्चों की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है चलिए प्यारे बच्चों, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिकली इट इज अ कलरलेस सिरपी सिरप लाइक डेंस लिक्विड, यानी कि ये वाटर की तरह लेस डेंस या पतला पतला लिक्विड नहीं होता, थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड होता है। ये थोड़ा सा डेंस होता है एज कंपेयर टू वाटर, हल्का सा गाढ़ा होता है। एंड अगर आप इसकी सेवरल लेयर्स, यानी कि अगर आपने इसको एक ग्लास के अंदर भर दिया तो ग्लास के अंदर जब आप H2O2 भरोगे तो बहुत सारी लेयर, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर, यानी H2O2 की बहुत सारी लेयर्स लग जाएगी। तो जब सेवरल लेयर्स में होता है इट गिव्स अ ब्लू टिंज, एक आपको हल्का सा देखने में ऐसा लगेगा शायद नीला नीला लिक्विड है, ये हल्का सा ब्लू शेड पर आ रहा है, लेकिन होता कलरलेस है। जब आप इसको कम क्वांटिटी में देखोगे, कम अमाउंट में देखोगे तब लिक्विड रहेगा और डेंस रहेगा तब भी, लेकिन कलरलेस लिक्विड रहेगा। लेकिन जब आप इसको ज्यादा लेयर में देखोगे, मल्टीपल लेयर्स में देखोगे जब आप इसको, तब ये आपको थोड़ा ब्लूइश टिंज प्रोवाइड करेगा, हल्का सा ब्लूइश शेड प्रोवाइड करेगा। दूसरा, इट इज मोर डेंस और वी कैन से लेस वॉलेटाइल, मतलब इजीली भाप बन के नहीं उड़ेगा और ज्यादा गाढ़ा रहेगा एज कंपेयर्ड टू वाटर, एज कंपेयर्ड टू वाटर। अब इसके पीछे क्या कारण है भाई? वाटर का मॉलिक्यूल H2O होता है एंड पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2 होता है। सो बिकॉज ऑफ 2 ऑक्सीजन्स एंड 2 हाइड्रोजन्स it have capacity to do high hydrogen bonding, or we can say a very stronger hydrogen bonding, काफी stronger hydrogen bonding करता है ये। वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में थोड़े और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, थोड़ा और ज्यादा मजबूत होता है। समझ में आ रही है? इसलिए ये वाटर से थोड़ा ज्यादा डेंस, मतलब H2O2 के मॉलिक्यूल थोड़े और ज्यादा क्लोज चिपके हुए होते हैं और इसी वजह से ये लेस वॉलेटाइल होता है, मतलब एकदम से भाप बन के नहीं उड़ता। तीसरा, इट बॉइल्स, यानी आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बॉइल्स करता है एंड डीकंपोजेस, यानी ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ भाप बन रहा है, डीकंपोज हो जाएगा, क्योंकि H2O2 इज नॉट दैट मच स्टेबल, वाटर जितना स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता ये। तो इट बॉइल्स एंड डीकंपोजेस एट 150 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर 2 प्रोसेस होगी, तुम्हारा H2O2 जब भी लिक्विड फॉर्म में होगा वो H2O2 वेपर फॉर्म में जा रहा होगा, और दूसरा क्योंकि डीकंपोजिशन भी हो रहा है तो H2O2 150 डिग्री सेल्सियस पर
वाटर के अंदर भी टूट रहा है और ऑक्सीजन गैस बन के भी बाहर उड़ रहा है। तो ये दो चीजें 150 डिग्री पर साथ साथ होती है। चौथा पॉइंट, विथ कॉन्टैक्ट विथ स्किन, विथ कॉन्टैक्ट या ऑन कॉन्टैक्ट विथ स्किन, ऐसा लिखना चाहिए, ऑन कॉन्टैक्ट विथ स्किन it may causes blisters, it may causes blisters, यानी फोले, फफोले, बड़े बड़े गोले गोले तुम्हारी स्किन पर उठ जाएंगे, फुंसी जैसे दाने उठ जाएंगे, बड़े बड़े ब्लिस्टर्स टाइप उठ जाएंगे। ब्लिस्टर्स मतलब वो सबसे बेस्ट एग्जांपल, जो मार्केट में मेडिसिन आती है उसमें से गोलियां होती है, तो ये गोलियां जो होती है ना, ये कैसा पत्ते पर दवाई के पत्ते पे उठे उठे दाने होते हैं, उसको ब्लिस्टर्स ही बोलते हैं, इसको ब्लिस्टर पैकेजिंग बोलते हैं दवाइयों की। ठीक उसी तरह आपकी स्किन पर भी तो छोटे छोटे दाने उठ सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली एंड इजीली सॉल्युबल इन वाटर एंड इन एवरी प्रपोर्शन, हर प्रपोर्शन में बिना किसी चिंता के पानी के अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है। अब जरा ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो, फिर हम लोग इसके आगे की बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों, लिख लिया ये, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? बढ़िया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहां पर बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको आप लोगों को सीरियसली लेना है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। प्यारे बच्चों, H2O2 की स्ट्रेंथ आप लोगों को दो तरीके से यहां पर दिखानी है। तो हम लोग इस स्ट्रेंथ को या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लोग गाइस दो तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। पहला, इन टर्म्स ऑफ, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड। एक्चुअली मार्केट में ये इसी तरीके से, इसी ब्रांड के तौर पर बिकता है। इसका क्या मतलब है गाइज, आप सब लोग जानते हो कि जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम की गैस का डीकंपोजिशन करते हो तो वाटर निकलता है और हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस निकलती है। आप चाहो तो इसको 2 लगा के 1 कर सकते हो, मतलब यहां 2 और यहां 2 लगा दोगे तो ये 1 हो जाएगा, बट कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको विजुअलाइज कराना चाहता हूं। तो गाइज यहां पर पहली चीज ये बोली जाती है कि मार्केट में 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड अवेलेबल है। नाउ दिस 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप लोग 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हीट करोगे तो आपको 10 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस मिलेगी। यू विल गेट 10 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस जब आप लोग 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हीटिंग करोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जब आप 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकंपोजिशन करोगे तब आप लोगों को 10 लीटर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। मिलेगी, मिलेगी, तुझे भी मिलेगी। समझ में आ रही बात? या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जब आप 1000 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकंपोजिशन करोगे तब आपको 1 लीटर में 1000 ml, तो 10 लीटर में 10,000 ml, तो आपको 10,000 ml ऑक्सीजन गैस दिखाई पड़ेगी। अगर मैं इन दोनों को सिंपल रेशो में ले जाऊं और 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 1 ml H2O2। यानी जब आप लोग 1 ml H2O2 का डिकंपोजिशन करोगे तब आपको 10 ml ऑक्सीजन गैस दिखाई देगी। मतलब आप देखो कि चीज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चल रही है। 1 ml पर 10 ml ऑक्सीजन निकलेगी, 1 लीटर पर 10 लीटर ऑक्सीजन गैस निकलेगी, यानी 1 वॉल्यूम पर 10 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस निकलेगी। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे?
कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? तो दूसरी चीज हम लोग यहां पर सीखते हैं। सेकंड चीज देखते हैं, मार्केट में हो सकता है आपको 20 वॉल्यूम H2O2 भी दिखाई पड़े ना। 20 वॉल्यूम H2O2 क्या होता है? इसका मतलब है मेरे लाडले बच्चों कि जब आप 1 वॉल्यूम H2O2 का डीकंपोजिशन करोगे तब आपको 20 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब 1 लीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड तोड़ने पर 20 लीटर ऑक्सीजन निकलेगा, समझे? और मार्केट के अंदर एक बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली अवेलेबल जो होता है वो यूजुअली 30 वॉल्यूम H2O2 होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास में 1 वॉल्यूम H2O2 होगा तो ये आपको 30 वॉल्यूम ऑक्सीजन देगा, यानी काफी ज्यादा मात्रा में। यानी जब आपके पास में 1 लीटर H2O2 होगा तो आपको 30 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। आप चाहें तो इसको भी ml में बदल सकते हैं, आप चाहो तो बदल सकते हो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कोई परेशानी? आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। फिर मैं एक क्वेश्चन निकाल के लाता हूं, चलिए मेरे पास में एक क्वेश्चन आ चुका है, मैंने क्वेश्चन निकाला है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है? चलिए अब गाइस डिपेंड करता है क्वेश्चन में वैल्यू ml में दी है या लीटर में दी है, हम उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब गाइस क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, इफ 10 ml of 20 volume H2O2 is decomposed, find the oxygen released in ml। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप स्ट्रेंथ पर जाओगे कि हाँ भैया हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्ट्रेंथ कितनी है? 20। यानी सीधा सा हिसाब है कि जब मैं 1 वॉल्यूम H2O2 को हीट करूंगा मुझे 20 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलेगा। अब मैं ये भी जानता हूं कि 1 लीटर H2O2 मुझे 20 लीटर ऑक्सीजन देता है, और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये 1 ml मुझे 20 ml ऑक्सीजन देगा। अब आपके पास में ये सॉल्यूशन कितनी मात्रा में है? 10 ml। यानी आपके पास में ये जो H2O2 का सॉल्यूशन है कितनी मात्रा में दे रखा है? 10 ml में। तो 10 ml H2O2 में से कितना ऑक्सीजन निकलेगा? मैंने कहा x ml। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे लगा दिया तो ये 20 इंटू 10 विल गिव यू 200 ml ऑफ ऑक्सीजन। आया लफड़ा समझ में मेरे प्यारे गुलगुलों को? अच्छा एक क्वेश्चन और करके देखें, चलिए। इफ यू हैव 20 ml ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, फाइंड इन ml द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड। भाई बिल्कुल सीधा सा फंडा है, 10 ml है यहां पर आपके पास में स्ट्रेंथ, मतलब कि सीधा सा हिसाब है 1 वॉल्यूम H2O2 आप लोगों को 10 वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि वैल्यू ml में चल रही है मैं यहां पर डायरेक्टली लिखता हूं कि 1 ml H2O2 मुझे 10 ml ऑक्सीजन देता है। तो मेरे पास में आज क्वांटिटी इसकी 20 ml है, मैंने 20 ml H2O2 को हीट करा, डिकम्पोज करा, तो मुझे x ml ऑक्सीजन मिलना चाहिए। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 इंटू 10, यानी कि 200 ml मुझे ऑक्सीजन मिलेगा। कब? जब मैं 20 ml 10 वॉल्यूम H2O2 को हीट करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका पहला तरीका स्ट्रेंथ को बताने का। ध्यान रखना अगर सवाल mls में है तो ml वाला कन्वर्जन यूज करो, और अगर सवाल लीटर में है, अगर मान लो यहां पर आपको बोला था कि आपके पास में 20 लीटर है और कितने लीटर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, तो आप यहां पर ml को लीटर लिख देते, क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कन्वर्जन करके देखा, यहां से 200 लीटर ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, वो डायरेक्ट कन्वर्जन है। 1 लीटर में 1000 ml और 10 लीटर में 10,000 ml, तो वो 1/10 के रेशो में ही काम चल रहा है। अगली बार में 1/20 का रेशो हो जाएगा वो। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों जो तरीका होता है वो होता है इन
परसेंटेज वेट सिस्टम या इसको ग्राम्स पर लीटर भी बोला जाता है। यानी इसका यह मतलब है कि x ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी आपने 1 लीटर अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन बनाया है, क्या करा है, अगर आपने 1 लीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन बनाया है तो उस 1 लीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर कितने ग्राम्स आपको प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा। क्या यह बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात। चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका, फर्स्ट अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों आपके पास में 10 वॉल्यूम्स H2O2 का सॉल्यूशन है, तो हमें यह पता लगाना है कि इस 10 वॉल्यूम H2O2 को सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें कितने ग्राम्स H2O2 लगा होगा। क्या आप यह पता लगा सकते हो? आपके पास में 10 वॉल्यूम H2O2 का सॉल्यूशन है, तो इस 10 वॉल्यूम H2O2 के अंदर कितने ग्राम्स हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया होगा। आप अभी 10 वॉल्यूम के बारे में बस इतना जानते हैं कि जब आप इस H2O2 को डिकंपोज करते हो इन H2O एंड ऑक्सीजन, तो जब आपके पास में 1 लीटर H2O2 होता है तो वो आपको 10 लीटर ऑक्सीजन देता है। अभी आप इतना ही जानते हो इसके बारे में, अभी बस आप आपके इसके बारे में इतना ही जानते हो। अगर आपको यह चीज वॉल्यूम में दे रखी हो तो आप बस अभी इतना ही इंटरप्रेट कर सकते हो। लेकिन अब यहां पर सवाल घूम गया है, अब यह आपसे चीजें ग्राम्स में मांग रहा है, अब यह आपसे इसका अमाउंट मांग रहा है। तो इसको सॉल्व करने का मेरे पास में देखो बहुत प्यारा तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री ये मुझे 2 मोल्स दिख रहा है और ऑक्सीजन निकलता हुआ मुझे 1 मोल दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, मैं ये हमेशा जानता हूं कि 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर्स होता है। 1 मोल का मतलब कितना होता है? 22.4 लीटर्स, नो डाउट। और 1 मोल H2O2 का मास होता है 34 ग्राम्स। देखो 2 ऑक्सीजन का मास 16 और 16 32 और 2 हाइड्रोजन का मास 1 + 1 यानी कि 2, तो 32 + 2 34, तो 2 मोल्स का मास हो जाएगा 68 ग्राम्स। मतलब कि अगर आप 68 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकंपोज करते हो तो आपको 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस निकलती हुई दिखाई पड़ती है। नाउ जब आपके पास में 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन है, तो हम सब जानते हैं कि जब 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन होता है तो यहां से 10 लीटर ऑक्सीजन गैस निकलती हुई दिखाई देती, क्योंकि 10 वॉल्यूम्स है। तो इस 10 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस को रिलीज करने के लिए या इस 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड के सॉल्यूशन को बनाने के लिए नो डाउट हमारे पास में क्या होगा? x ग्राम्स। हमारे पास में क्या होगा? x ग्राम्स। x ग्राम्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। अब हम यहां पर इसकी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 680 या 68 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 22.4 लीटर्स। तो ये हट जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 112 50 देन 25 56 5 2 जा 10 2 5 जा 10 1 कैरी 50 था, ठीक है। फिर 2 2 जा 4 2 8 जा 16, ये कट जाएगा, 2 3 जा 6 34 टाइम्स, देन 2 1 जा 2 2 4 जा 8 देन 2 1 जा 17 टाइम्स। इसको जब आप पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 10 250 250
इंटू 7, 0 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 टू द 14, 1750 बाय 14, तो 14, अच्छा ठीक है, हाँ, तो 14 को 25 से 14 बन जा 14, 2 5 6 9 कैरी, देन 0.6 और उससे मल्टीप्लाई करना, तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर कुछ 30.36 के आसपास आना चाहिए, तो इट इज 30.36, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, इस x की क्वांटिटी ग्राम्स में है और इसकी क्वांटिटी लीटर्स में है, तो इट विल बी रिटन एज ग्राम्स पर लीटर। दैट मीन्स अगर आपके पास में 10 वॉल्यूम H2O2 का सॉल्यूशन है, दैट मीन्स इसकी ग्राम्स पर लीटर में स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ होगी 30.36 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपने ये यूज किया हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर, आई रिपीट, क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत? ठीक है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। ये आपका एनसीईआरटी में आई थिंक इसी टाइप से एक प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, तो ये हम लोगों ने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। चलिए, अब अगर मान लीजिए ऐसे ही हम लोगों को एक क्वेश्चन और दे दिया जाए कि अब आप लोगों को यहां पर यह पता लगाना है कि अब आपके पास में एक सॉल्यूशन है 20 वॉल्यूम H2O2, तो 20 वॉल्यूम H2O2 में कितने ग्राम्स हाइड्रोजन परऑक्साइड के हैं इन 1 लीटर? तो हम लोग सब जानते हैं कि जब H2O2 के 2 मोल्स यानी कि 68 ग्राम H2O2 डीकंपोज होता है तो वो 1 मोल ऑक्सीजन बनाता है, यानी कि 22.4 लीटर। 20 वॉल्यूम का मतलब होता है 1 लीटर H2O2 के टूटने पर 20 लीटर ऑक्सीजन बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यहां पर कितने ग्राम्स हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x, तो दिस x विल बी 68 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 2.4, तो ये हटा दो तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 112, ये हो जाएगा 100, फिर ये हो जाएगा 56, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, फिर ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर ये हो जाएगा 17। अब आप एक काम करो, सीधे सीधे 1700 को 28 से डिवाइड कर दो। 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 0, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 25, तो 7 6 जा 42, 0.7 ग्राम्स पर लीटर। ये आपके हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ हो गई, हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्ट्रेंथ हो गई मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग आगे फ्यूचर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। चलिए, मान लीजिए अब आपके पास में यहां पर ना तो 10 ml है, आई मीन ना तो 10 वॉल्यूम है, ना 30 वॉल्यूम है, एक नया ही वॉल्यूम आ गया 2 वॉल्यूम। आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्ट्रेंथ कितनी है? 2 वॉल्यूम। तो यहां पर कितने ग्राम्स हाइड्रोजन परऑक्साइड के लगेंगे? तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप वापस से इक्वेशन बनाइए। 2 मोल्स ऑफ H2O2 से बनेगा 2H2O प्लस ऑक्सीजन। अब यहां पर 2 वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जब आप 1 लीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकंपोजिशन करोगे तो आपको 2 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी, बस यही मतलब है, यही तो मतलब है। ठीक है, तो अब हम लोग सब जानते हैं कि जब ये आपके पास में 2 मोल्स होता है यानी 68 ग्राम्स होता है तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस निकलती है।
अब आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है 2 वॉल्यूम, मतलब 2 लीटर ऑक्सीजन गैस निकल रही है, तो कितने ग्राम आपके पास में H2O2 होगा x। तो x इज इक्वल टू 68 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 22.4, 11.4 34 सॉरी 11.2, ये हो जाएगा 5.6 17 2.8, तो 170 डिवाइडेड बाय 28 1485, तो 14 6 आई थिंक 6 4 24 8, यस 6.1 कैरी 0.5 ग्राम्स पर लीटर के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। तो बस अब आप इस तरीके से जब आपकी इच्छा हो, जब आपका मन करे, आप बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत के इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज ये हो गई आपकी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में सारी बातचीत। यहां पर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म। अब हम लोग का लेक्चर थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है, मुझे थोड़ा बड़ा हो गया, तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इसके यूजेस, हैवी वाटर और डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, ये हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। इतना आज देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, नोट इट डाउन, और अगले पार्ट में इसके आगे की चीज को कंटिन्यू करेंगे।